कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो फील्ड ही ऐसा है कि इसमें आपको कंपटीशन है, मतलब जगह काफी लिमिटेड है और हजारों लाखों लोग उसके पीछे या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो भी पूल है इसमें से 1% लोग सक्सेस होते हैं या 2% लोग सक्सेस होते हैं मैक्सिमम। 98% लोगों को फेलियर आता है। तो वही है कि परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी, ये दो ही चीजें मैं कहना चाहूंगा, बिकॉज मैं भी खुद 5-6 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने भी काफी फेलियर्स देखे हैं। बस वही कि आप फेलियर से कितना जल्दी बाहर आके बाउंस बैक करते हो, तो उतना आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए कम समय लगेगा, और जितना ज्यादा टाइम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज हमारे साथ है कुणाल लुनावत। इन्होंने अभी सेबी ग्रेड ए का एग्जाम क्लियर किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कुणाल फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं चाहूंगी कि आप आपकी जो भी स्ट्रेटजीज है, एक्सपीरियंसेस है, ये सब हमारे जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से स्कूलिंग की, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था, वो हम सबके साथ शेयर कीजिए। जरूर। तो पहले मैं भी आपके सारे दर्शकों का स्वागत करता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। तो जो मैं महाराष्ट्र से हूँ। नासिक डिस्ट्रिक्ट में इगतपुरी मेरा होम टाउन है। और यहीं से मैंने अप टू 10th का स्कूलिंग किया था। उसके बाद मेरा 11th 12th में ग्रेजुएशन नासिक सिटी में हुआ था। तो कॉमर्स में मैंने ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद में मैं पुणे में था, सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कर रहा था। और उसी के साथ साथ मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से ही मास्टर ऑफ कॉमर्स का डिग्री भी लिया था। तो मैं कॉमर्स में मास्टर्स किया हूँ। तो दिस इज माय एकेडमिक बैकग्राउंड। इसके साथ ही मैंने सीए इंटर भी क्लियर किया हुआ है और सीए फाइनल अभी देने वाला हूँ। ओके। तो अभी अभी भी सीए फाइनल आप देने वाले हैं एग्जाम क्लियर करने के बाद भी? जी, बिकॉज मैंने सीए कोर्स चालू किया था। फिर जब मेरा इंटर क्लियर हो गया तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन में लग गया था, तो मैं फिर फाइनल अपीयर नहीं कर पाया। अब मुझे लगता है कि मैं जैसे ही समय मिलेगा उस वैसे दूंगा। ओके। तो अगर हम बात करें सेबी एग्जाम की, तो इसका पैटर्न अभी चेंज हुआ था। पहले इसका कुछ और पैटर्न हुआ करता था, लेकिन अभी 2022 में इसका पैटर्न चेंज हुआ है। तो ये वीडियो में आप अगर थोड़ा सा पैटर्न के बारे में भी हमको बता पाए, तो जो भी न्यू एस्पायरेंट्स है जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो हम सबसे पहले फेज 1 से स्टार्ट करते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी फेज 1 को क्लियर करने में, और थोड़ा सा पैटर्न के बारे में भी एक बार बता दीजिए। तो मैं थोड़ा यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि सेबी ग्रेड ए का एग्जाम पैटर्न 2020 में चेंज हुआ था। तो ओके। उसके बाद में 21 में एग्जाम हुआ नहीं था, 22 में एग्जाम हुआ। तो बेसिकली न्यू पैटर्न के साथ में ये सेकंड एग्जाम था। और ओके। इसमें फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। फेज 1 ये एग्जाम जो है वो काफी पेक्यूलियर, बिकॉज सारी बाकी जो भी बैंकिंग एग्जाम्स होती है या रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स होती है उसमें क्वालिफाइंग कोई भी फेज नहीं होता है। तो एवरीवेयर इट इज the candidates selected to the next level are in proportion with the number of seats। तो सेबी वाले ग्रेड ए में ऐसा नहीं है। उन्होंने कट ऑफ दिया हुआ है। दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका जो भी जनरल बैंकिंग का होता है उस तरीके का होता है, जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, ये चार सब्जेक्ट है। 25-25 क्वेश्चन ईच, 100 क्वेश्चन फॉर 60 मिनट्स। तो इसके अंदर आपको 30% मार्क्स स्कोर करना है, मतलब 100 में से आपको 30 मार्क्स लाना है टू क्लियर द फेज 1। इसी के साथ साथ जो पेपर 2 होता है उसके अंदर अराउंड 100 मार्क्स का ही है वो भी, 50 क्वेश्चन 40 मिनट्स के अंदर। तो इसके अंदर आपका कंपनी लॉ, अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, ये 6 सब्जेक्ट है। तो उसका मतलब डिटेल सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो ये फेज 1 का जो पेपर 2 है इसमें आपको 40% कट ऑफ है। तो आपको पेपर 1 में 30%, पेपर 2 में 40%, इसके साथ साथ ओवरऑल 40%। सो आउट ऑफ 200 80 मार्क्स आपको लाना है विद फेज 1 में 30 एंड सॉरी पेपर 1 में 30 एंड पेपर 2 में 40, इस तरीके से। तो इस तरीके से फेज 1 का सिलेबस और पैटर्न है। तो ये पूरा प्री डिसाइडेड होता है कि यही कट ऑफ है, इसकी कोई कट ऑफ डिक्लेयर नहीं हाँ, होती है? कट ऑफ डिक्लेयर नहीं थी, उन्होंने क्वालिफाइंग दिया है। जैसे मान लो जितने भी लोग ये क्राइटेरिया को क्वालिफाई करेंगे उन सबको फेज 2 देने का मौका मिलेगा। ओके।
तो इसमें अगर जैसे वैकेंसीज अगर ज्यादा भी है लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वो वैकेंसी फिल करने के लिए कट ऑफ कम नहीं करते इस एग्जाम में? नहीं करते, नहीं करते। और इतनी वैकेंसीज तो होती ही नहीं कि आप फेज वन का ही कट ऑफ हाँ। नहीं क्लियर कर पाओ। बिकॉज जैसे आप अगर देखोगे इस साल के लिए, तो अराउंड चारों पांचों स्ट्रीम मिला के 120 वैकेंसीज थी, और रफली अराउंड 78,000 एप्लीकेंट्स थे। तो उसमें से फेज वन क्वालिफाई किए हुए कैंडिडेट्स वर रफली अराउंड 6,000 से 7,000 लोग। तो 10% लोगों ने फेज वन क्वालिफाई किया था फॉर 120 पोस्ट। ओके, तो ये 120 पोस्ट अलग अलग फील्ड्स में आई थी या फिर सिर्फ जनरल कैटेगरी जनरल में थी, जैसे इसमें दो जनरल तीन अलग स्ट्रीम अलग में, फील्ड्स? हाँ हाँ, तो इस बार ये था कि जनरल स्ट्रीम के अंदर 80 पोस्ट थी, और बाकी जो 40 पोस्ट थी, 40 पोस्ट, उसके अंदर आपका लीगल, रिसर्च, राजभाषा और आईटी, ये चारों मिला के वो 40 पोस्ट थी। तो आपने ये एग्जाम कौन सी स्ट्रीम से क्लियर किया है? मैंने जनरल स्ट्रीम से फाइनल पूरा क्लियर किया है, और मैंने फेज वन जनरल और रिसर्च दोनों से क्लियर किया। ओके। तो जैसे क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी फेज वन की प्रिपरेशन में, कब से स्टार्ट की इसकी तैयारी? क्या आप पहले से स्टार्ट कर रहे थे जब आप सिविल सर्विसेज की करते थे, या फिर अभी रिसेंटली स्टार्ट की थी नोटिफिकेशन के बाद? इस वाले साल की प्रिपरेशन तो मैंने नोटिफिकेशन आने के बाद ही स्टार्ट की थी। ये एग्जाम के बारे में मेरे को 2020 में पता चला था, जब 2020 का नोटिफिकेशन आया था। बट उस समय पे मैं एलिजिबल नहीं था, क्योंकि मेरा मास्टर्स का एग्जाम कोविड की वजह से थोड़ा पोस्टपोन हो गया था, और मेरा मास्टर्स कंप्लीट नहीं था। इसके लिए मैं फिर 2020 वाले एग्जाम को अप्लाई नहीं कर पाया, जबकि वो 2020 वाला एग्जाम 2021 में हुआ था, जब मेरा मास्टर्स हो गया था। बट जब फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम पे मैं एलिजिबल नहीं था। तो जब 2022 का नोटिफिकेशन रफली अराउंड जनवरी के महीने में आया था, उसके बाद से फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन एक्सक्लूसिवली चालू की। बट ये बोल सकते हैं कि मैं इसके सिलेबस और पैटर्न से 2020 में जब नोटिफिकेशन आया था तो उससे अवेयर था। तो अनकॉन्शियसली, मतलब मेरे बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीज़ें थी। तो जो भी मैं पढ़ रहा था, जो भी मेरा, जैसे मैं अभी करंटली वर्किंग था, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही वर्किंग होने की वजह से जो भी कंपनी लॉ, अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ों से मैं कंटिन्यूस बेसिस पे टच में था। तो ये सारी चीज़ों ने मुझे हेल्प किया इसमें। तो जैसे आपने बताया कि आप वर्किंग थे, तो जॉब के साथ इतनी बड़ी एग्जाम क्रैक करना, कैसे पढ़ाई की आपने, कैसे टाइम मैनेज किया? तो बेसिकली मैं ऑफिस मेरा, फॉर्चुनेटली ये था कि ऑफिस आवर्स मेरे काफ़ी फिक्स थे। तो मतलब लेट वर्किंग नहीं था, तो 6 बजे के आसपास मेरा ऑफिस खत्म हो जाता था। तो अराउंड शाम में मेरे को 3 घंटा, 3 साढ़े 3 घंटा मिल जाता था रोज वर्किंग डेज में। और वीकेंड में तो मतलब अच्छा खासा टाइम मिल जाता था, 8 से 10 घंटा। तो जनवरी से लेके तो इंटरव्यू तक तो ऐसे ही मेरा शेड्यूल था। ओके। और ये फेज वन के लिए कहाँ कौन कौन से सोर्सेज यूज किया आपने, कौन कौन से मॉक टेस्ट लगाए थे? सो फेज वन के लिए मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था। मैंने फेज वन के लिए यूट्यूब वीडियोस से ही प्रिपरेशन किया। जो भी लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, या जो भी एजुकेटर्स है यूट्यूब पे, जो जैसे चैनल है आपका, ऐसे जो भी चैनल्स है जो इस बारे में वीडियोस अपलोड करते हैं टॉपिक वाइज, और उन्हीं के प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चंस या प्रोबेबल 100 क्वेश्चंस ऐसा करके वो एक सेट बनाते हैं। तो उससे मतलब क्वेश्चंस के थ्रू ही मेरा ज़्यादातर ये हुआ। और जैसे उसका जो पेपर वन है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और ये वाला, तो जीके वाला, तो उसमें मतलब ज़्यादा प्रिपरेशन का ज़रूरत नहीं पड़ा, बिकॉज उसका कट ऑफ काफ़ी कम है, क्वालिफाइंग इज ओनली 30%। और वो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था, तो मतलब ज़रूरी नहीं हर किसी का यही स्ट्रेटेजी हो, बट मेरे लिए वो हम्म। इजी था। एंड पेपर टू के लिए मेरे को रिवीजन ज़्यादा करना पड़ा, बिकॉज उसमें बहुत वास्ट सिलेबस है, 6 सब टॉपिक्स है, और उसके अंदर हर एक सब टॉपिक के अंदर अराउंड 15-20 टॉपिक्स इंक्लूडेड है। तो मतलब अराउंड टोटल 100 रफली 100 टॉपिक्स है जो पेपर टू के सिलेबस में आते हैं। तो फिर उसमें मैंने मॉक टेस्ट जो ऑनलाइन फ्री अवेलेबल थी वो दिए। कुछ मैंने पीडीएफ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो भी मेमोरी बेस्ड थे, वो जहाँ से मिल सके वो देखे। और इसके अलावा फिर टॉपिक वाइज कहीं क्वेश्चन सेट मिल गए, वो मैंने मतलब सॉल्व किए। ओके। और फेज टू के लिए भी सिमिलर स्ट्रेटजी थी आपकी? फेज टू के लिए मैंने एक कोर्स लिया था, बिकॉज फिर क्या है, फेज टू में एक्चुअल कंपटीशन चालू होता है, बिकॉज फेज टू से हम्म। इंटरव्यू आपके वैकेंसीज के प्रोपोर्शन में होता है, 1:3। तो इसके लिए फिर मैंने नोट्स और वीडियोस, जो कंसेप्ट वीडियोस है, अच्छे तरीके से रिवाइज हो सके, इसलिए मैंने एक कोर्स लिया था। उसी के साथ साथ मैंने जो यूट्यूब चैनल्स या जो यूट्यूबर्स को मैं फॉलो कर रहा था,
या जो भी मैं टॉपिक्स जो मेरे को लगते थे कि ये टॉपिक्स मेरे को ठीक से नहीं समझे, तो मैं उसको वो टॉपिक को लेके उसके ऊपर एक दो छोटी छोटी वीडियोस देख के, कुछ इन्वेस्टोपीडिया हो गया या आपका गूगल पे कोई ब्लॉग हो गया या कोई भी वेबसाइट के ऊपर उसका डिटेल्स हो गया, उस तरीके से मैं उसको मतलब उस टॉपिक को हैंडल करते पूरा सिलेबस कवर करने का कोशिश किया था फेज 2 की। तो जैसे फेज 2 में एक डिस्क्रिप्टिव भी होता है हाँ। इंग्लिश के लिए, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस जरूरी होती है या फिर उसके लिए जैसे बैंकिंग में आता है डिस्क्रिप्टिव वैसा ही होता है? एक्चुअली जो फेज 2 का आपका जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है वो मैं पहली बार ही अपेयर करा था, बिकॉज मैं कोई बैंकिंग का मेंस अपेयर इसके पहले नहीं किया था, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने कुछ लेक्चर्स देखे थे डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो उसमें एक बात थी कि प्रैक्टिस सबने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं प्रैक्टिस किया था काफ़ी। मैंने अराउंड 5 मॉक टेस्ट दिए थे डिस्क्रिप्टिव के, और उसके अलावा भी मैंने थोड़ा टाइपिंग का प्रैक्टिस किया था, तो मेरा टाइपिंग स्पीड अच्छा था। बट वही हुआ कि मतलब मेरा जो प्रैक्टिस था मैंने मेरे लैपटॉप पे किया था, और वहाँ पे जो सिस्टम और वहाँ का जो यूजर इंटरफेस होता है वो बहुत ही अलग होता है। तो अच्छा। इसके लिए मतलब आपको जो टाइपिंग का प्रैक्टिस करना है, तो वो भी आप थोड़ा कोशिश करिए कि दो तीन मतलब अलग अलग डिवाइसेस से टाइपिंग करिए, अलग अलग कीबोर्ड्स यूज करके टाइपिंग करिए। बिकॉज क्या होता है जब हम एक चीज से बहुत सहज हो जाते हैं और फिर जब हम्म। एक्चुअल एग्जाम में अलग हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो पाता है। तो उसके लिए उसका प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ पे ये होता है कि टाइम बहुत कम होता है और पेपर वैसे लेंदी होता है, बिकॉज उसका जो तो यूजर किस इंटरफेस तरीके है। के क्वेश्चंस आए थे उसमें डिस्क्रिप्टिव में? तो उसमें एक तो ऐसे था, और एक कॉम्प्रिहेंशन था, और एक उसके साथ में कुछ वर्ड्स दिए हुए थे, उसको आपको सेंटेंस बना के लिखना था, और प्रेसी राइटिंग था। तो ये चार मोटा मोटी टॉपिक्स थे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में। बट वही होता है कि जैसे आप हम जब जनरली क्या करते हैं नोट पैड में प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें हम लोग हम्म। बैक स्पेस या जो भी सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं या पूरा एक साथ देख सकते हैं। तो वहाँ पे ये होता है कि वहाँ का जो इंटरफेस है उसमें खाली आपको 3 या 4 लाइन ही दिखता है। तो अगर आपको अब क्या लिखा है देखना, तो पूरा ऊपर जाना है नीचे जाना है, आप बीच में कोई एक वर्ड डिलीट नहीं कर सकते हो। आप खाली बैक स्पेस ही यूज कर सकते हो। अगर बीच में आप चाहो कि इधर अच्छा, उधर आपको चेंज करना बीच तो में वो से नहीं, कुछ डिलीट करना है तो आप नहीं कर डिलीट सकते? नहीं कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे दिक्कत आता है थोड़ा। तो इसके लिए लिखने के टाइप करने के पहले थोड़ा सोच के ही फिर टाइपिंग करना शुरू करना चाहिए, सो दैट फिर आपको वो टाइम सेव हो जाए। ओके। और जो फेज 2 होता है उसमें ये तो पेपर 1 हो गया डिस्क्रिप्टिव वाला, जी। पेपर 2 जी। भी होता है ना इसमें? हम्म। वो ही 6 तो सब्जेक्ट्स होते हैं जो सेम। फेज 1 में हाँ। होते हैं? राइट। तो फेज 1 एंड फेज 2 बोथ का जो पेपर 2 है उसका सिलेबस सेम है। खाली आपका जो द डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चंस का, वो काफ़ी चेंज हो जाता है। तो जैसे क्वालिफाइंग एग्जाम फेज 1 में इजी क्वेश्चंस होते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जबकि फेज 2 में अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं। तो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब वो क्वेश्चन लगता है कि काफ़ी सिंपल सा है, बट वो काफ़ी ट्रिकी होता है। और मैंने तो इसके पहले एग्जाम नहीं दिया था, बट जो लोगों ने एक से ज्यादा बार ये एग्जाम दिया है तो उनसे मैंने सुना कि इस बार का फेज 2 में क्वेश्चंस बड़े थे, लेंदी थे। तो जनरली सेबी के पहले एग्जाम में 1 लाइनर या 2 लाइनर क्वेश्चंस होते थे, बट इस बार फेज 2 में काफी बड़े बड़े क्वेश्चन थे, जैसे पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस थे। तो उसके लिए भी वो काफी टाइम कंज्यूमिंग था। ओके। तो फेज 2 में जैसे आपने सोर्सेस कौन कौन से यूज किए थे, आप नाम बता सकते हैं? क्योंकि काफी सारे एस्पायरेंट्स पूछते रहते हैं कि उन्होंने कहाँ से प्रिपरेशन की। तो सोर्सेस में मैंने एक्चुअली एडुटैप के यूट्यूब चैनल पे जो फ्री वीडियोस अवेलेबल है वो उनको फॉलो किया था। इसी के साथ साथ आई एग्जाम बी के भी कुछ फ्री वीडियोस उनके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। कुछ वीडियोस टॉपिक वाइज सिलेक्टिवली मैंने देखे थे, कुछ अनुज जिंदाल सर का भी कुछ उस पे यूट्यूब चैनल पे है, या कोई इंडिविजुअल कोई यूट्यूबर है उन्होंने कुछ डाला है, या एग्जाम से रिलेटेड नहीं है बट जैसे कोई टॉपिक है फाइनेंस का, तो कोई एमबीए का हम्म। कोई लेक्चर है तो उसको मैंने, तो जो मेरे को लगा कि ये मेरे को अंडरस्टैंडेबल है। बेसिकली ये यही कि हमें इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव लिखना नहीं है, तो हमें जिस तरीके से ज्यादा समझ सके उस सोर्स को फॉलो करना चाहिए वीडियो के टर्म्स में। नोट्स के लिए भी मैंने जो भी सिंपल टर्म्स में नोट्स मेरे को अवेलेबल हुए, या जिस टॉपिक के ऊपर सिंपल नोट्स अवेलेबल नहीं थे इजीली, खाली उस टॉपिक के लिए मैंने अपने नोट्स कुछ रफली कहीं लिख के या टाइप करके बनाने की कोशिश की। ओके, तो अलग अलग सोर्सेस यूज किए आपने। और जैसे मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट भी काफी हेल्पफुल होते हैं। तो मॉक हाँ टेस्ट डेफिनेटली। कैसे आपने, कितने लगाए, कहाँ से लगाए थे, कितने मॉक टेस्ट दिए थे एग्जाम के पहले? तो जैसे मेरा फेज 1 क्लियर हुआ था उसके बाद मैंने जैसे आपको पता है कि आई एग्जाम बी का मैंने कोर्स लिया था। तो उसी के साथ उसके जो कॉन्सेप्ट वीडियोस थे तो बहुत छोटे टाइम की वीडियोस थे, अराउंड
ईच स्मॉल सब टॉपिक के ऊपर 10-12 मिनट्स का वीडियोस होता है, तो वो रिवीजन के लिए का जो आपका बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, जिसको जिसने कुछ उस बारे में पढ़ा है पहले, तो उनको कंसेप्ट रिवीजन के लिए वो हेल्पफुल रहे। उसके साथ उनके कुछ 10 मॉक टेस्ट फ्री में इंक्लूडेड थे उनके कोर्स में, वो मैंने अपीयर किए। इसके साथ साथ फिर जो भी फ्री वेबसाइट के ऊपर सारे क्लासेस के जो भी मेरे को रेडीली अवेलेबल हुए, तो वो 4-5 मॉक टेस्ट और मैंने दिए। और अगेन फेज टू के भी मैंने फिर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स कहीं से डाउनलोड करके और उसके प्रिंट लेके उनको भी सॉल्व किए। ओके, तो अलग अलग जगह से आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने की। अराउंड और 2 to 3 अगर सोर्सेस से। हम्म अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पर इंटरव्यू में? तो इंटरव्यू बहुत एक्चुअली इनका इंटरव्यू बहुत देर तक चलता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ डेज, क्योंकि क्या है, एक ही बोर्ड ऑल इंडिया के इंटरव्यूज करता है। तो पहले चेन्नई, फिर कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली, ऐसा सब घूम के आखिर में इंटरव्यू अच्छा। जो मेरा मुंबई में था वहां पे बोर्ड आया। तो मेरा इंटरव्यू लास्ट 2-3-4 दिनों के इसमें था। तो इसके लिए इंटरव्यू और फेस टू के बीच में रिजल्ट के इसमें काफी गैप था, 1 सवा महीने का। तो उसमें फिर ये हो जाता है कि जितना टाइम होता है उतना ज्यादा एंग्जाइटी बढ़ता है कि ये भी कर ले वो हम्म भी कर ले, इस तरीके से। और फिर एक ग्रुप हमारा बना हुआ था टेलीग्राम पे, तो उस पे कुछ लोग अपने व्यूज शेयर कर रहे थे कि काफी ग्रिल कर रहे हैं। कोई बोला था कि टेक्निकल किसी को पूछ ही नहीं रहे, खाली एचआर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस तरीके से। बट मेरा पर्सनली जो इंटरव्यू रहा वो बैलेंस्ड रहा। तो उसमें टेक्निकल क्वेश्चन भी अराउंड 40-50% थे, और वही 50-60% जो एक जनरल क्वेश्चंस होते हैं, एचआर बेस्ड क्वेश्चन जिसको बोला जाता है, उस टाइप के क्वेश्चंस। अच्छा, तो इंटरव्यू के लिए आप क्या, जो भी एस्पायरेंट्स हैं उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी फेज 1 फेज 2 नहीं निकाला, लेकिन फिर भी वो इंटरव्यू के बारे में बहुत ज्यादा जानने के वो रहते हैं कि इंटरव्यू कैसा होता है, क्या पूछा जाता है। तो इसके लिए कोई मॉक इंटरव्यूज भी दिए थे क्या आपने? हाँ, मैंने 3 मॉक इंटरव्यूज दिए थे इंस्टीट्यूशन के। उसके अलावा फिर जो मैं 1-2 लोगों को जानता था जो इस फाइनेंस के फील्ड में, तो मैंने उनको कॉल करके उनको बोला कि आप जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में है आप मेरे ऊपर थ्रो करिए। तो फिर जो क्वेश्चन मैं आंसर कर पाता था तो मैं उनके साथ अपने आंसर शेयर करता था, या जो फिर क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे तो मैं कहीं नोट करके उसके बारे में पढ़ता था। तो इस तरीके से मतलब मैंने 3 मॉक इंटरव्यूज दिए थे, और 3-4 लोगों के साथ में टच में था जिनसे मैं इनपुट्स ले रहा था फॉर इंटरव्यू। और जो लोग अभी फेज 1 फेज 2 क्लियर नहीं कर पाए, तो इंटरव्यू में एक चीज वो होता है कि जो भी आपका प्रोफाइल या आपकी पर्सनैलिटी वहां पे झलकती है। तो उसमें एक बात तो ये कि कुछ फेक दिखाने की कोशिश ना करे, कि ऐसा कुछ भी दिखाने की कोशिश ना करे कि जो आप नहीं है। बिकॉज हमें लगता है कि हम उनको फूल बना देंगे, या हम उनको मतलब बना देंगे, उनको समझ में नहीं हम्म आएगा। बट रियलिटी ये है कि उनका इतने मतलब जो भी वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड में होते हैं वो एटलीस्ट 25 साल का उनका सर्विस का एक्सपीरियंस रहता है, और उन्होंने ऐसे हजारों इंटरव्यूज कंडक्ट किए होते हैं। तो उनको कैंडिडेट को देख के या उसकी बातों को समझ के तुरंत में वो पता लगा लेते हैं कि आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या क्या क्या आप मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो और एक्चुअल में है क्या। तो इसके लिए यही है कि जितना आप ईमानदारी से अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करो उतना सही है। हाँ, जरूर ये है कि आप जो भी एग्जाम का या जो भी सर्विस के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उसके बारे में आपको, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में, उस जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ साथ आपकी फैमिली, आपके जो भी आपने जहाँ जहाँ पे रहे हो, जहाँ पे आपका एजुकेशन हुआ रहेगा या जहाँ पे आप काम कर रहे हो, उस एरिया के आसपास की आपको बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिक जो आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा है, तो आप कितने अवेयर हो आपके सराउंडिंग से वो जानना चाहते हैं। तो अब अगर आप मतलब वो क्या है कि अगर आप जो सच है उसको प्रिपेयर या उसी के ऊपर काम करोगे, तो आपको कुछ मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका हम्म नेचुरल सेल्फ वहां पे दिख के आता है, और वही ज्यादा हेल्प करता है समझो। और जैसे आपने बताया कि आपने सीए इंटर क्लियर किया हुआ है, तो उसके कारण भी काफी हेल्प मिली होगी आपको इस एग्जाम में। हाँ, तो बेसिकली ये एग्जाम मेरे को इसके लिए काफी एक्साइट किया या मेरे को अट्रैक्ट किया, बिकॉज ये बाकी सारी एग्जाम्स जो होती है रेगुलेटरी बॉडीज की भी और बैंकिंग की भी, जो भी एग्जाम्स है उसमें मेन फोकस होता है इनका क्वांट रीजनिंग पे। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश हम्म इस पे है। तो उसमें हो जाता है कि जो लोग बहुत दिनों से या बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो उन लोग के पास स्पीड आ जाता है।
और मेरा ये था कि प्रैक्टिस उस एग्जाम का ज़्यादा ना होने की वजह से मेरे पास एक्यूरेसी थी बट स्पीड नहीं थी, तो इसके लिए वो मैं वहाँ पे नहीं कर पाता था। बट ये एग्जाम का सिलेबस जो था वो मेरे जो कोर इंटरेस्ट है उससे काफ़ी मेल खाता था, तो इसके लिए मेरे को इसमें पढ़ाई करने में भी ज़्यादा एफर्ट्स देने के लिए मेरे को कुछ अलग नहीं लगा, बिकॉज वो एक लगता है कि जो जिस चीज़ आपको सही लगती है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, उसके लिए आप थोड़ा ज़्यादा भी स्ट्रेच करते हैं तो आपको उसका कोई फील नहीं होता है। तो डेफिनेटली बैकग्राउंड होना एक चीज़ है, इसके साथ साथ उस टॉपिक के तरफ इंटरेस्ट या झुकाव होना, ये दोनों बातों ने काफ़ी हेल्प किया अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो फिर जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि उनके लिए भी एग्जाम इजी रहेगा या उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे इसकी प्रिपरेशन में? जरूर एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे बट डुएबल है, क्योंकि अगर आप देखो ये पास्ट ट्रेंड रहा है कि जो भी मान लो 100-200 लोग या 120 लोग जो भी है, उसमें से 40 लोग तो ठीक है चलो डोमेन स्पेसिफिक वाले, बट बाकी जो 80 लोग जनरल स्ट्रीम वाले हैं, उसमें से 40+ लोग डेफिनेटली ऐसे हैं जो कि इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट या नॉन कॉमर्स या नॉन कोर बैकग्राउंड से है। तो जरूर मतलब उनके लिए भी वो कर सकते हैं। और बस वही है कि उनको जो ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स है उनको समझने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, और बेसिक से समझना पड़ेगा कि आप तुरंत जाके एडवांस लेवल पे अगर उसको प्रिपेयर करने जाओगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। बट अगर आप उस टॉपिक का कोई भी थोड़ा बेसिक, अगर आप थोड़ा टाइम देते हो उस टॉपिक के बेसिक्स को समझने के लिए, तो आपको फिर उसका सिलेबस समझने में काफी आसानी हो जाएगी। ओके। और जैसे जो भी न्यू एस्पायरेंट्स है जो अभी एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं अगर सेबी ग्रेड ए के लिए, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एक बिल्कुल फ्रेश एस्पायरेंट की जिसको कुछ भी आइडिया नहीं इस एग्जाम के बारे में? तो आप वो दो चीजें कर सकते हैं। पहले तो आप कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन उठा लो, उसके अंदर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लो, सिलेबस क्या है वो देख लो। ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद में फिर आप कोई भी प्रीवियस ईयर का एक फेज 1 और फेज 2 का मेमोरी बेस्ड पेपर आप डाउनलोड कर लो और उसको आप गो थ्रू करो। उससे आपको समझ में आएगा कि आप किस किस सब्जेक्ट में या किस किस टॉपिक में ज़्यादा कंफर्टेबल है और कहाँ कहाँ पे आपको लग रहा है कि इस बारे में आपका पूरे ब्लैंक हो, तो उस पर आपको ज़्यादा एफर्ट्स देना है नेचुरली। और आप जो भी प्रिपरेशन शुरू करोगे तो उसमें याद रखना है कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसके ऊपर पहले उसको खत्म करो। तो वो जो स्ट्रेटेजी बोलते हैं कि ईट दैट फ्रॉग, तो वो जो आपका सबसे वीक पॉइंट है उसको पहले आप खत्म कर दोगे, तो जो आपका इजी या जो आपका स्ट्रेंथ है उसके ऊपर आपको अगर कम भी टाइम मिलता है बाद में तो आप इजीली उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर ये जैसे फेज 1 फेज 2 दोनों की प्रिपरेशन साथ में स्टार्ट करनी चाहिए या फिर पहले फेज 1 के लिए प्रिपेयर करें फिर अगर वो निकल रहा है तो फेज 2 के लिए करें, किस तरीके से करना चाहिए? और सेबी एग्जाम के लिए तो आपका पेपर 2 जो है वो फेज 1 और फेज 2 सेम ही है, तो कुछ अलग हम्म। उसके लिए सिलेबस नहीं है, तो आप वो साथ में प्रिपेयर कर सकते हो। आप फेज 1 में अगर आपका क्वांट रीजनिंग और जीके ये जो है ये अगर आपको लगता है कि आपका वीक है काफी, तो आपको उसके ऊपर डेफिनेटली ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप फिर भी उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि क्या होता है कि आपको पता नहीं अभी इजी लग रहा है या आपको लगता है कि खाली 30% ही कट ऑफ लाना है, बट वो एग्जाम के दिन पेपर किस टाइप का आएगा आप बता नहीं सकते हो। तो इसके लिए 30% को टारगेट करके कोई प्रिपरेशन ना करे या 40% को टारगेट करके कोई प्रिपरेशन ना करे, क्योंकि फिर आप वो बहुत ही मतलब मार्जिन पे रह जाओगे। तो इसके लिए हम्म। प्रिपरेशन फुल फ्लेज्ड ही करें कि आपको कट ऑफ 50% से ऊपर तो लाना ही है, इस हिसाब से ही प्रिपरेशन करें। तो आपको फेज 1 का जो पेपर 1 है उसके लिए पहले प्रिपरेशन करना है, और पेपर 2 जो है उसका सिलेबस सेम होने की वजह से आप जो भी है एक साथ ही प्रिपेयर कर सकते हो। खाली ये है कि जैसे आप फेज 1 के लिए बेसिक्स इस पे ध्यान ज़्यादा दोगे, और जैसे आपका फेज 1 क्लियर हो जाता है तो आपको थोड़ा एडवांस स्टडी करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक का भी, जो भी फेज 2 के सब टॉपिक्स हैं। ओके। तो एट लास्ट आप क्या एस्पायरेंट्स को बोलना चाहेंगे, स्पेशली उनको जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं किया, तो काफी डीमोटिवेट हो जाते हैं बहुत सारे लोग कि इनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, या कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका 2 अटेम्प्ट्स में भी नहीं हो पाता है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन्हें? एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो फील्ड ही ऐसा है कि इसमें आपको कंपटीशन है, मतलब जगह काफी लिमिटेड है और हजारों लाखों लोग उसके पीछे या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो भी पूल है इसमें से 1% लोग सक्सेस होते हैं या 2% लोग सक्सेस होते हैं मैक्सिमम, 98% लोगों को फेल्योर आता है।
तो वही है कि परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी, ये दो ही चीजें मैं कहना चाहूंगा, बिकॉज मैं भी खुद 5-6 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने भी काफी फेल्योर्स देखे हैं। बस वही कि आप फेल्योर से कितना जल्दी बाहर आके बाउंस बैक करते हो, तो उतना आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए कम समय लगेगा, और जितना ज्यादा टाइम आपको बाउंस बैक करने में लगेगा, उतना अगली अपॉर्चुनिटी से आप दूर चले जाओगे। ओके, सो थैंक यू सो मच कुणाल, आप हमारी चैनल पे आए, आपने अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्ट्रेटजीज यहाँ शेयर की एस्पायरेंट्स के साथ। सो थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपके इतने सब्सक्राइबर है, और आप काफी मतलब मेहनत से काम कर रहे हो कि अलग अलग एग्जाम्स जो कि इतने पब्लिक डोमेन में जिसके बारे में जानकारी नहीं है, जैसे मैं खुद 3-4 ईयर्स से प्रिपेयर करने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा भी कोई एग्जाम होता है। तो आप जो भी अवेयरनेस के लिए, एस्पिरेंट्स के अवेयरनेस के लिए जो एफर्ट्स ले रहे हो, तो दे आर रियली कमेंडेबल। आई विश बेस्ट फॉर योर चैनल एंड योर फ्यूचर endeavors टू। थैंक यू सो मच कुणाल। ओके, थैंक यू। एंड आप सारे एस्पायरेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको जो भी कमेंट्स में पूछना है, कुछ भी डाउट्स, तो आप पूछ सकते हैं। मैं कुणाल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक बार कमेंट सेक्शन चेक करके वहां पर अगर कोई एस्पायरेंट्स की क्वेरीज है तो उनका रिप्लाई करने की प्लीज कोशिश करें। श्योर श्योर। थैंक यू सो मच कुणाल। ओके, थैंक यू, बाय।